भाई देखो आज भौकाल मचने वाला है सीरियसली, हिस्ट्री का तगड़ी वीडियो होने वाली है। और आप देख रहे होंगे क्लास नोट्स हैं हमारे ऑफलाइन क्लास के, कोचिंग का नाम हमारी का ऑफलाइन का आज आपको मिल जाएगा एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस ये ना अपने पेड बैच ना, पेड उसकी है पीडीएफ क्लास नोट्स की, जो बच्चों मतलब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही ऑफलाइन, मतलब क्यों लेके आए बताएं ऑनलाइन ये, बिकॉज आप लोगों को अब टाइम है नहीं है, 10 दिन बचे हैं यूपी पुलिस वालों को, तो एक साथ में रिवाइज करवा दूंगी ये चीज, और स्लाइड विलाइड बनेगी और लिखना घंटे बनेंगे तमाम, और आप देख भी ना पाओगे, इसीलिए डायरेक्ट, ठीक है, एज इट एज क्लास का है, क्लास का। तो ये अपनी किसकी वीडियो होने वाली है, हिस्ट्री की। ये वीडियो किसकी होने वाली है, हिस्ट्री की, वो भी कौन सा, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे इसमें, कौन सा प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें, ठीक है जी, एंशिएंट हिस्ट्री लिखने का हेडक ही खत्म कर दिया है, ठीक। और वो यूपी पुलिस का पेपर हो जाएगा वैसे ही, एक एक चैप्टर आते रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, मीडिएवल के, मॉडर्न के, सबके, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। ओके जी, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल, पूरी वीडियो देखना, पूरी हिस्ट्री खत्म है यूपी पुलिस लेवल की, एसएससी जीडी लेवल की, कोई भी एग्जाम वो खत्म है, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें से टॉपिक बीच में से निकाल के बाद में आ जाएंगे सारे के सारे। अब सुनो इधर स्टार्ट कर। इतिहास क्या है, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, अर्थात अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक, ये इंपोर्टेंट बात है ये वाली, हेरोडोटस इतिहास के जनक, एक है, जहां मैं अंडरलाइन कर दूं बस वही आपको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। ओके, इतिहास की आगे बात करते हैं, क्या है इतिहास। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रागैतिहासिक काल, मानव लिपि नहीं जानता था, लेखन कोई कला थी मानव के पास, कौन से काल में, प्रागैतिहासिक काल में। पाषाण काल, ताम्रपाल, पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल था ये। दूसरा आगैतिहासिक काल क्या था, इसमें मानव लिपि तो जानता था, इसमें मानव लिपि तो जानता था, पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को पढ़ा नहीं। वो कौन से समय की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आप देख पा रहे होंगे, कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ऐतिहासिक काल, मानव लिपि जानता था, पहचान ली और पढ़ भी ली, इसमें इस प्राचीन, इसी में ये जो ऐतिहासिक काल है इसी को अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो धीमे धीमे आगे, प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, किसमें बता दिया, ये यहां लिखा है। इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक पाषाण काल और एक ताम्रकाल, ठीक है, ताम्रकाल तांबे वाला काल और ये पाषाण काल पत्थर वाला काल, 2 भागों में बांटा है इसे, ठीक है। आगे देखते हैं, पाषाण काल पढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल, और ये ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं, यही हम पीडीएफ बना पढ़वा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल में गोल क्लासेस का जो अपना है, ठीक है, सिलेक्शन पाना है तो गोल पर आना है, और अपने गोल को पाना है तो भी गोल पर आना है, आपका अपना चैनल गोल क्लासेस, ठीक है भाई लोग, ठीक, सपोर्ट बस बनाए रखना। आगे, पाषाण काल पत्थर वाला काल, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, ठीक है जी। ओके, आगे ये हाईलाइटेड चीजें बस याद करनी है आपको। आगे देखो, भारतीय, ये नोट में जहां जहां नोट है वो इंपॉर्टेंट है, जहां लिख रहा हो जहर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसे पढ़ेंगे अब, ठीक है। पुरा बहुत प्राचीन होता है, जो पुरापाषाण का बहुत प्राचीन। आगे देखो, पुरापाषाण काल, पुरा बहुत पुराना, पत्थर वाला काल, अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का, ईसवी ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद का, जन्म के बाद का, ओके, ठीक है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये जो पत्थर वाला काल था, इस समय का मानव जो था आदि मानव कहला। और सबसे पहले मानव कहां देखा गया, अफ्रीका महाद्वीप में, जो कीपनुमा आकृति का अफ्रीका महाद्वीप, जो कैसा है, ऐसे करके फैला रखा है, ऐसे करके, अरे भाई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, कीपनुमा आकृति का बोलते हैं इसको महाद्वीप को, ठीक है। नेक्स्ट, लिखा भी है, सबसे पहले मानव अफ्रीका महाद्वीप में देखा गया, सबसे पहले मानव किस में देखा गया, अफ्रीका महाद्वीप में। इस काल में खोज की गई, ये इंपोर्टेंट चीज है, आग की खोज इसी में हुई, पुरापाषाण काल में, मानव की खोज इसी में हुई,
बड़े पत्थरों का प्रयोग इसी में होता था। भीमबेटका की गुफा, ये क्या है, भीमबेटका की गुफा क्या है, यहाँ चित्रकारी, पत्थरों पर चित्र बने हुए मिले थे गुफाओं में, और ये कहाँ है, एमपी में थी, एमपी में भीमबेटका की गुफाएं। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था तथा वह शिकार करके भोजन संग्रह करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था, जो मिल जाता था वो खा लेता। इस समय का मानव, यह सबसे लंबा काल था, ये इंपोर्टेंट है। बस इसमें जो हाईलाइटेड चीजें वो मैंने कर दी हैं। इस समय का मानव जो था खाना बदोश था, जो मिल जाए वो खा लेता था, और सबसे लंबा काल भी है। सबसे 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल, ये सबसे छोटा काल था। मध्य पाषाण काल ये सबसे छोटा काल था, और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, और है ना, छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, ये अब सही आ रहा होगा, है ना, अब सही आ रहा होगा, देखो अब सही आ रहा होगा। अवधि, अवधि ये हो गया, यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था। ठीक है, संक्रमण काल था। हाँ भाई, पशुपालन जो स्टार्ट हुआ था वो इसी में स्टार्ट हुआ था, पशुपालन। पशु पहला जो पुरापाषाण काल था, वहां पशु नहीं पालते थे, वहां आग की खोज करी, मानव की खोज वही हुई, बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब आगे, मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा पाला गया जानवर था, वो था कुत्ता। सबसे पहले पाला गया जानवर कौन था, कुत्ता, सबसे पहले पाला। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इस समय के मानव ने छोटे छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये छोटे छोटे हथियार थे, वो पेपर में आया है, इनको क्या कहते हैं, छोटे छोटे हथियार, ये वाला पॉइंट, माइक्रोलिथ। इन छोटे छोटे हथियारों को क्या कहा जाता है जी, माइक्रोलिथ। इन छोटे छोटे हथियारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे छोटा काल था। एक पॉइंट ये भी इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा काल पुरापाषाण काल, सबसे छोटा मध्यपाषाण काल। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ठीक, इसमें पशुपालन शुरू कर दिया, सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था, छोटे छोटे हथियार, उनका नाम क्या दिया, माइक्रोलिथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नवपाषाण काल। आगे कौन आ गया आपका, नवपाषाण काल आ गया, नवपाषाण काल आ गया। अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के मानव ने स्थायी आवास बना लिया, अब रहने का ठिकाना कर लिया, एक सेटअप बना लिया। पहले तो जहां मिल रहा है वहीं रह जाते थे, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, कहीं भी, आज यहाँ है तो कल और कहीं है। लेकिन अब जैसे रहता ना, एक परमानेंट एड्रेस होता है, वो बना लिया। इस समय के मनुष्य ने कृषि, भाई ये हाईलाइटेड चीज है ये वाली, इस समय के मनुष्य ने क्या, कृषि कब शुरू हुई, नवपाषाण का। पशुपालन कब शुरू हुआ, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज पुरापाषाण काल में। आगे, और साथ में ही विधिवत पशुपालन, पहले ये नहीं था प्रॉपर पशुपालन ही करना है, यहां नियम बना लिया, हाँ पशुपालन करेंगे जी, फाइनल हो गया अब। ठीक है, आगे देखो, इस काल में ही मनुष्य ने पहिए की खोज, ये पेपर में आया है, पहिए की खोज किसमें हुई है जी, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे अब आ जाओ, ताम्र, तांबा धातु की पता चल गई तो कौन सा काल आ गया, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल आ गया, ताम्रपाषाण काल। ओके भाई, ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद तांबे धातु की खोज हुई था। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई। इस समय के मानव ने तांबे धातु की सबसे पहले खोजी गई धातु, ध्यान रखना, तांबा, सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा। सबसे पहले पाला गया जानवर कौन, कुत्ता। छोटे छोटे हथियार माइक्रोलिथ कहा जाता। आग की खोज पुरापाषाण काल में, बड़े पत्थरों का प्रयोग उसी में। ठीक है, पहिए की खोज वगैरह सब इंपोर्टेंट चीजें, उन्हीं को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, हाईलाइटेड वही चीज कर रहे हैं। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया। अब तांबा धातु के उपकरण बनाने लग गया। हथियार पहले पत्थरों के थे, अब किसके, तांबे धातु के। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण, सबसे पहले मनुष्य द्वारा पाला गया जानवर, ये महत्वपूर्ण क्रीम पॉइंट, ये तुम्हारे गदर पॉइंट है जी, गदर, गदर पॉइंट है, गदर पॉइंट, गदर पॉइंट है ये वाले। सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता, मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा, कॉपर, सीयू। इसका संकेत क्या है, सीयू। संकेत भी आए थे पिछली बार यूपी पुलिस में, संकेत सीयू, कॉपर, सीयू। ठीक है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले की गई फसल जौ। फर्स्ट आंसर जौ, सेकंड अगर दोनों ऑप्शन में हो तो एक चुनना हो तो जौ। ठीक है, फिर जौ नहीं ऑप्शन में तो कौन, गेहूं। ठीक है जी, ओके। मेहरगढ़, यहां पर मनुष्य ने पहली कृषि की। कृषि के साथ पाषाण काल के समय कहां पाए गए थे, मेहरगढ़। और ये जगह कहां पड़ती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान, अपना छोटा हिस्सा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, गजब का पॉइंट अगला, बुर्ज ओम। बुर्ज ओम जो जगह है, यहां पर क्या था, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष मिले।
मनुष्य का कुत्ते को, और गर्त बना के रहने का, गड्ढे में रहने का। और ये बुर्जोम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, भारत। आगे यहाँ पर मनुष्य गड्ढा बनाकर गर्त आवास जमीन में अंदर रहता था, और यहीं पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के, ये इंपोर्टेंट है, बुर्जुम जगह, बुर्जुम जगह। डायरेक्टली यही पूछ लेता बुर्जुम जगह, क्योंकि हाईलाइटेड चीज है भाई, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का है, ठीक है, ओके, ठीक। चलो भाई इस वीडियो को सीरियस लेना, सीरियसली। क्रीम दिए मैंने तुम्हें, अपनी ऑफलाइन क्लास की क्रीम दी है, कोचिंग का वो भी लग रहा है ऐसे वाटरमार्क, एबीसी क्लासेस पेड़ देते हैं वैसे ऐसे रुपए लेके, ठीक है, ऑफलाइन बच्चों को। आज वो वीडियो देखेंगे ऑफलाइन, जितने बच्चे हमारे, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, झूठ बोलूं, करीब ऐसी है 70 से 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, 70 से 100 बच्चे हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, तुम्हें पता है काउंटिंग ऐसा है। अकेला पढ़ाता हूँ, और ये रहता है 8-10 फैकल्टी हो तो अलग अलग बच्चे, लेकिन 70 बच्चे पढ़ने वाले हैं सारे, 70 से 100 बच्चे। 30 बच्चे ऐसे हैं, 10 कभी आ रहे हैं, 10 कभी नहीं आ रहे, इनका वो आना जाना लगा रहता है। हकीकत देखो, झूठा अपने यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, आगे। और जो भी आसपास के लोग हैं, जैसे कि पास हैं, हमारा जो एड्रेस हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो कांटेक्ट करके आप आ सकते हो कोचिंग सेंटर पर ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन। लिमिटेड सीट रखते हैं हम, 2 बैच बना रखे लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। भीड़ बढ़ाने का नहीं, अपना एजुकेशन देनी है, लिमिटेड एजुकेशन देनी है। और बहुत सारे बच्चों का रहता है अलग अलग फैकल्टी से पढ़ने का, भाई अकेला भाई पढ़ाता है सारे सब्जेक्ट, ठीक है। झूठ कहूँ तो बस यही है, अपना सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, सच भी यही है और झूठ भी यही है, यही क्वालिफिकेशन है हमारी, ठीक है। और आपको पता है एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सारे सब्जेक्ट कमांड करना आप समझते हो ना क्या रहता है। लिटिल ज्ञान है जो आपके सामने प्रस्तुत है आज। ये कोलेडिवा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है भाई, मोस्ट कह सकता हूँ, मोस्ट स्टार पॉइंट है, क्योंकि यूपी में पड़ती है जगह। यूपी कहाँ? प्रयागराज के निकट यूपी, बेलन नदी, बेलन नदी पूछ ले तो कोलेडवा। यहां पर चावल के प्रमाण मिले थे सबसे पहले जो चावल के प्रमाण मिले थे वो कहां मिले थे? कोलेडिवा जगह। और ये कहां है? प्रयागराज, ठीक है, जो इलाहाबाद हुआ करता था, जहां संगम, ठीक है, कुंभ लगता है, जहां महाकुंभ लगता है, ठीक है, महाकुंभ 12 वर्ष, कुंभ 6 वर्ष बाद, ठीक है। आगे भीमबेटका, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये बताया था आपको, भीमबेटका, रायसेन जिला एमपी। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र, शैल का मतलब पत्थरों पर चित्रों का प्रयोग करा गया था, बताया था ना पीछे, ठीक है। तो यहीं पर ये रायसेन जिला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो गदर पॉइंट बताया ना मैंने आपको, गदर पॉइंट, ये यहां से स्टार्ट है गदर पॉइंट, ये यहां से गदर पॉइंट, ठीक है। ये सारे के सारे आप देख लेना, पीडीएफ डलवा देंगे, टेंशन भी रहो, पीडीएफ मिलेगी आपको, नो टेंशन ब्रो। सबको जितना ही पढ़ाऊंगा जब तक फ्री, यूट्यूब पर प्रॉपर ऑफलाइन वही ऑनलाइन होगा। यहाँ ऐसा नहीं है यूट्यूब पर कुछ और पढ़ा रहे हैं, पेड बैच में कुछ और है, ऐसा नहीं होगा भाई, अपना। और ये प्रूफ के लिए पीडीएफ मैंने इसलिए लगाई, चाहता तो मैं पढ़ा सकता था, वैसे प्रूफ के लिए लगाई है। आजकल ये लगता है बच्चों को कि यूट्यूब पे कुछ अलग कंटेंट देंगे और वैसे अलग चलेगा। ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से क्वेश्चन छपना है, सिंधु घाटी सभ्यता। अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन, कांस्य धातु का प्रयोग हुआ था, कांस्ययुगीन सभ्यता। और ये सभ्यता जो थी भाई साहब वैदिक सभ्यता से ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर कैसा था समाज, जो था पितृ प्रधान था या मातृ समाज था? माता की चलती थी यहाँ पर। और नगरीय थी ये शहरी, ग्रामीण वैदिक थी ये शहरी थी। सोचो पहले शहर की तरह सिटी है, मतलब स्थान बना रखे थे शहर की तरह पूरा प्रॉपर। ये अवधि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहाँ पर 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं अलग अलग भी मिलेगी, लोड नहीं लेनी इस बात की, सही लिखी गई है, अलग भी मिलेगी बुक्स में, ठीक है। 250 ईसा पूर्व से 1750, ये सही लिखा गया है। आगे नेक्स्ट, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। किस नदी के तट पर? सिंधु, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो नगर था, जो स्थल था, वो कौन था? हड़प्पा, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे मिली, इसीलिए सिंधु सभ्यता बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट नो, और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता, देखो ये रहा, भी कहा जाता है। इस सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, ऐसे ध्यान रखो, मैसन नाम भी याद हो जाएगा, ने दी थी। किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही क्रीम पॉइंट है यूपी प्लस के लिए। आगे 1921 इंपॉर्टेंट सन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल
के समय राय बहादुर साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई ये, राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के कहने पर किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ओके जी, ठीक है, चलो आगे। यह सभ्यता विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता थी। विश्व की पहली, सोचो, विश्व की, ठीक है। और भी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे, बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपने भारत से रिलेटेड है। जो ये आ गया आपका एक चित्र बढ़िया सा, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का ऐसे करके फैल रखा था। ऊपर तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर तक था, जब मांडा जो जगह है, नीचे तुम्हारा ये रहा दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये रहा चिनाब नदी के किनारे था मांडा जम्मू कश्मीर में, इधर दैमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी ये ट्रिपल स्टार है, ये जो चित्र है ट्रिपल स्टार, ये जो है ट्रिपल स्टार है, ध्यान रखना ट्रिपल स्टार है ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको हल्का सा, ये ठीक है। देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार, ये थोड़ा सा और ऊपर कर दूं हल्का सा, बस ठीक है। ये इधर दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी, इधर आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, इधर आ जाओ दासक नदी, सुतकांगडोर जो जगह बलूचिस्तान पाकिस्तान में, कौन सी नदी? दासक नदी। यहां चिनाब नदी, यहां ये तो रट लेना ब्रो, रट लेना भाई लोगों, ठीक है, ठीक। पापा के मगरमच्छ या हेलीकॉप्टर और पापा की परियां, सारे लोग रट लेना इसको, ये यूपी स्पेशल है, ठीक है। सभी सिपाही लोगों से कह रहा हूं, फ्यूचर यूपी प्लेस। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी एरा सुतकांगडोर, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद गोदावरी नदी, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी जो बहती है गंगा यमुना के बीच में बहती है, और ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकली है हिंडन नदी, और किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में जाके मिल जाती है, खत्म होगी हिंडन नदी। बताओ क्या था हिंडन नदी? दैट्स इट, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकली है हिंडन नदी। आगे भाई ज्योग्राफी ना सीरियसली जुमा पे, मॉडर्न हिस्ट्री जुमा पर, पॉलिटी जुमा पर, रुक जाओ भी तुम देखो सही गेम, अभी रुक जाओ, सेटअप बनने दो, धीमे 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 सेटअप बनने दो आगे। और आप सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वाओ और व्यूज वगैरह, यार ज्यादा लोग सपोर्ट हो तो और मजा आता है ना पढ़ाने में, ठीक है, बस ऐसे ही है। आगे क्षेत्रफल 12,99,600, ये अभी तक ना आया, याद भी ना करना तुम्हें, वैसे हाईलाइट, ये इंपोर्टेंट है। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। आगे सामाजिक जीवन इन लोगों का इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ ना याद करना, हटाओ इसे, आकार ध्यान रखना है, आकार ध्यान रखना है, ठीक है, आकार। आगे ये कोई नहीं, ये कोई नहीं, ये कोई नहीं, जो चीज क्रीम होगी वो बता दूंगा मैं, वादा किया पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। ये एक विधि थी, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे, 3 प्रकार से करते थे। पूर्ण समाधान क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, इसको कहते थे पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। और आंशिक समाधान क्या था? मृत के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तब हड्डियों को दफनाना। ये कतई बेकार चीज थी यार, ये तो बहुत कतई बेकार थी। ये बेसिक मतलब यार शहरी मानते हम, शहरी थे, मातृ सत्ता तो सब चीज अच्छी थी, लेकिन ये चीज बहुत बेकार थी, ये वाली, ये भाई मुझे अच्छा ना लगी। मैंने जब से पढ़ा है ना, 3-4 साल से पढ़ता हूं, ये चीज बस मुझे बेकार लगी इनके लोगों की, कि मृत के शरीर को जंगल में रखा है, बताओ चील कौवे वगैरह जानवर गीदड़ वगैरह खाएंगे तब हड्डियां बचेंगी, उन्हें दफनाओगे, क्या ही कर रहे हो तुम अपने पैतृक लोगों के साथ, गलत है ना ये, ठीक है। हम तो नहीं अलाउड करते भाई इस चीज को। आगे दाह संस्कार तीसरा था, मृतकों को जलाना, जो अभी चल रहा है, दफनाना अभी चल रहा है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, लेकिन ये धर्म तो कोई अलाउड नहीं करेगा। अपने किसी को रखा वहां पे वो खा ले, हद है भाई, ये क्या मतलब है, ठीक है। नगर नियोजन, नगर नियोजन कैसे था? सिंधु सभ्यता की नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित शहरी थी, सुनियोजित थे, ठीक है, इसमें तो नो डाउट, इसमें तो नो डाउट। मैं बता दूंगा जहां जहां आपको याद करना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मृतकों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था, ठीक है, निर्माण में पक्की ईंटों का। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्यतः सड़कों पर खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, मतलब मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे दरवाजे, किधर खुलते थे? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, अलग ही था भाई स्टाइल उनका।
उनका स्टाइल अलग ही था, रहन सहन का। बताओ अपन लोग सोचते हैं मेन रोड की तरफ क्यों ट्रैफिक रहेगा, उनका सोच ये होगा ट्रैफिक होगा तो पीछे करते हैं, बच्चों का आना जाना हो घर से। बड़ा दिमाग था पहले के लोगों में। ठीक है, आगे देखो, सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो एक क्लू दूं तुम्हें बेहतरीन, तुम भूल जाओ कि कौन सी कहां से मिली है, एक नाम ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो, ये कल्याण कर देगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे फिर सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोईघर, स्नानघर, देख रहे हो सारी चीजें आजकल जो है, आंगन, रसोईघर, किचन वगैरह, वो सब बाथरूम वगैरह सब, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं तथा ढकी हुई नालियां। आजकल नालियां खुल रही हैं, प्रॉपर व्यवस्था थी भाई, प्रॉपर। ठीक है, ये पॉइंट एक था इंपोर्टेंट, बस इसमें और कुछ नहीं है, याद भी ना करना है, नहर मान लेनी बस एक। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा। अब सारे प्रमुख स्थल आ गए। सबसे पहले कौन है आपका, नंबर 1 कौन, हड़प्पा। नंबर 1 कौन, हड़प्पा। ये इंपोर्टेंट है, जो चीज बताऊं इंपोर्टेंट है। हड़प्पा उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी, सन 1900 की, नदी रावी। कहां स्थान, पाकिस्तान में है। साक्ष्य यहां से क्या क्या मिला, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का संदूक, सिंदूक नहीं संदूक, संदूक होता है सिंदूक कुछ ना होता है, ये संदूक है, ये कुछ ना है भाई, ये कुछ ना है, ये संदूक। ठीक है, RH 3H कब्रिस्तान मिला था यहां से। तो श्रमिक आवास, अन्नागार याद रखना है, और एक ये भी याद रखना है भाई। सबके सुनो, सबके उत्खनन करता किसने खोज करी, किस नदी के किनारे और कहां पर है, ये तो आपको दिमाग में बिठा लेना है भाई पूरी तरीके से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, चलो आगे। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजो उत्खनन करता राखलादास बनर्जी 1922। नदी तुम्हारी सिंधु, उसकी रावी, इसकी सिंधु। पाकिस्तान में भी यहां से जो मिले हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। देखो साक्ष्य, पुरोहित आवास, वहां श्रमिक आवास था तो यहाँ पुरोहित आवास है। विशाल अन्नागार, और ये सिंधु सभ्यता की, ये जो है ना विशाल अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ये विशाल अन्नागार। लिख भी रहा है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत ये रही, सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार। और विशाल स्नानागार, स्नानागार मिल तो वहां गया था हड़प्पा में, लेकिन सबसे बड़ा बात करूं तो यही मिला था मोहनजोदड़ो में। घर में कुएं, ठीक है, शिव की मूर्ति, आदिशिव की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकों की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और इसका मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है जी, जो अर्थ है वो क्या है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कई बार आया एग्जाम में, मृतकों का टीला। सबसे बड़ी इमारत पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशाल अन्नागार। ठीक है, और विशाल स्नानागार भी कहां से मिला, यहीं से, मोहनजोदड़ो से। किसने खोज करी, राखलादास बनर्जी ने। कब करी, 1922 में। किस नदी के तट पर मिली ये, सिंधु नदी, वो रावी नदी, दयाराम साहनी 1921। बहुत आसान है यार, रीडिंग लगा दोगे याद हो जाएगा। वीडियो 102 बार, ईयरफोन लगाया, ईयरबड्स लगाया, हेडफोन जो आपको कंफर्टेबल फील हो लगाया, आराम से रखा सामने फोन, सुकून से। ठीक है, देखते रहना मस्त। या ऑडियो लगा लो, टहल रहे हो, सुबह टहलने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो तो लगा लो, बात खत्म यार, सीरियसली। आगे मैं अपनी बात बताऊं तुम्हें गजब की, मजाक समझोगे। जैसे अपनी कोचिंग थी हमारी, और एक में मुझे डेमो देने जाना था, तो जीएस वगैरह का था। ठीक है, जीएस वगैरह, वैसे मेरी जो कोर सब्जेक्ट है वो मैथ है, कोर मैथ, रीजनिंग साइंस, मैथ और साइंस है वैसे देखी जाए, कोर सब्जेक्ट जो है। ठीक है, मुझे जाना था। ठीक है, तो मैं क्या करता था पता है, घर पे पढ़ता था, ऑडियो रिकॉर्ड, जैसे मैं रीडिंग नहीं लगाते ऐसे ही रीडिंग लगा रहा हूँ। चनूदड़ो सन 1925 उत्खनन करता गोपाल मजूमदार, इसकी रिकॉर्ड कर लेता था, बाइक पर जाता था, ईयरफोन लगाया, ईयरबड्स जो भी रहता था लगाया, अपने सुनते जा रहे हैं, वहां पे पढ़ा दिया। भाई पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट देना पड़ा। टीचिंग लाइन में पता है कितने बच्चों का वो रहता है फ्यूचर, इसलिए मैं तो ये टेक्निक, मैं तो सच में भाई जहां भी लगता है, जहां से भी सीखने को मिलता है, छोटे से बड़े से, ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं तो सीखता हूँ भाई, सीधी बात है। ठीक है, बस ये है अपना। तो ये तभी सारे सब्जेक्टों कमांड हुई है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये ना पता नहाए हैं कितने दिन से, नहाए नहीं नहाए, शकल देख रहे हो चंपू जैसी हो रही होगी। ठीक है, ओके, बस यार मेहनत कर लो, सच बता रहा हूँ। ये आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में आप सब कुछ बदल सकते हो, सब कुछ ऐसे हो जाएगी किस्मत, ऐसे करके बदल जाएगी, ऐसे करके। जो कहते हैं ना तूने क्या करा 5 साल, उन्हें बता सकते हो क्या करा है मैंने, ये करा है, देख वर्दी है आज। ठीक है, वर्दी लेके आना है तो गोल पर जरूर आना है, गोल चैनल पर। ठीक है, गोल आपका उद्देश्य पूरा कराएंगे। चलो सारे सब्जेक्ट करा दूंगा ऐसे पीडीएफ से, मैंने सोचा पीडीएफ से मैराथन टाइप हो जाएगी आपकी, मैराथन टाइप।
ठीक है, इतने दिन पहले कह दो ना ताकि आप रिवीजन और कर सको इसका। ठीक है, आगे चनुदड़ो सन 1925, यहाँ पेड वेड कुछ नहीं है, सब फ्री मिलेगा आपको, टेंशन फ्री, फ्री सब कुछ फ्री। ठीक है, ओके आगे। और लेकिन आप प्लीज सीरियस लेना इस चीज का ना। चनुदड़ो सन 1925, उत्खनन करता गोपाल मजूमदार। नदी सिंधु नदी, ये भी पाकिस्तान में, स्टार्टिंग के तीनों पाकिस्तान में। आपका सिंधु, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम था हड़प्पा, भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये चनुदड़ो। ठीक है, नदी सिंधु नदी, यह एकमात्र ऐसा शहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो दुर्ग रहता है जहां पर किला नहीं थे, वो कौन है? चनुदड़ो। चनुदड़ो इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। ये औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल शहर था, कंपनी वगैरह थी, सोचो पहले भी। सात जो मिले, लिपस्टिक, लिपस्टिक, मन की और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान और शीशा। श्रृंगार मान लो, श्रृंगार का सामान यहीं से मिला, कंपनी भी यही है, श्रृंगार का सामान बनाने की कंपनी भी यही है। ठीक है, ओके चलो आगे नेक्स्ट। अगला रोपड़, अगला रोपड़ उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। ये अपने आलमगीर के भी हैं, आलमगीर पूरे जो हिंड नदी के किनारे मेरठ में है उसके भी यही है, यज्ञदत्त शर्मा ही है, उसके भी हैं, तो इंपोर्टेंट है ये नाम यज्ञदत्त शर्मा। नदी रोपड़ की सतलज, कहां पर? पंजाब में। साक्ष्य यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के। और देखो पाषाण काल में बुरजोम पड़ा था जम्मू कश्मीर में, वहां भी, और यहां भी रोपड़ में भी यही सेम चीज, तो इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और मैंने जो नोट्स बनवाए ना क्लास में, क्रीम नोट्स भी बनवाए सीरियसली। ठीक है, आगे नेक्स्ट। नव पाषाण काल में भी इसके ही देखो सब बुरजोम में, ये नव पाषाण काल की बात थी, बताया ना पाषाण काल में, तो वो भी हो गया। काली नोट में लिख देता हूं मैं, दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत है, रिवाइज ही तो होगा भाई। ठीक है, आगे कालीबंगा जगह जो है, कालीबंगा जो जगह है, उत्खनन करता बीके थापड़ एवं बीबी लाल। बंगा बीके बीबी, वो बीबी नहीं, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हो आप, बीबी के लिए तो। ठीक है, अगर जॉब ना लगी तो ब्लैक बफेलो मिलनी है, बीबी तो ना मिलनी। ठीक है, आगे बंगा बीके और बीबी। आगे नदी गग्गर नदी, कौन सी? गग्गर नदी। स्थान राजस्थान, स्थान कौन सा? राजस्थान। स्थान कौन सा? राजस्थान आरजे। स्थान कौन सा? राजस्थान आरजे। स्थान कौन सा? राजस्थान आरजे। ठीक है, स्थान कौन सा? राजस्थान आरजे। कालीबंगा कहां पर है? गग्गर नदी। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इंपोर्टेंट बात है ये, काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, ये इंपोर्टेंट है, काली मिट्टी की चूड़ी, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है काली मिट्टी की चूड़ी। साक्ष्य जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो जुते हुए खेत के निशान मिले थे, कहां से मिले थे? साक्ष्य जो मिले थे कालीबंगा, और कहां पड़ता है? राजस्थान में। और पाषाण काल की बात करें तो कहां मिले थे? मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहां पड़ता है अपना? पाकिस्तान, सॉरी हाँ सही, मेहरगढ़ पाकिस्तान पड़ता है, ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, आगे हवन कुंड चूड़ी, अलंकृत ईंट, ये पूछा गया है, अलंकृत ईंट भी कहां मिली थी? यही कालीबंगा में। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे धौलावीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, धौलावीरा उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट, बीरा बिष्ट, बीरा बिष्ट ऐसे क्लू, जैसे बंगा बी के थापड़ बीबी लाल, ऐसे ध्यान रखा ऐसे ही। ठीक है, हाँ धौलावीरा अर्थ क्या है? सफेद कुआं, अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ठीक है, यहाँ स्टेडियम, पहले भी वर्ल्ड कप होते थे भाई, पहले हारती नहीं थी इंडिया, अब हारती है, बताओ। सूर्य कुमार यादव वैसे तुम यार T20 में बहुत तगड़े वो, वहां तुम्हें 20 रन मारे फाइनल में, हद है भाई। ठीक है, इधर देखो स्थान कहाँ है? धौलावीरा गुजरात, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। साक्ष्य स्टेडियम मिला था यहाँ से। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कौन? धौलावीरा, ध्यान रखना धौलावीरा। राखी गढ़ी दूसरा सबसे बड़ा है। एक गजब की बात, पहले कैसे स्टेडियम में मैच खेलते होंगे? ईंट खेलते होंगे, ईंट से, गेंद तो गेंद के साथ छवि मिली नहीं है, अलंकृत ईंट मिली है, पता नहीं कैसे होता होगा मैच। ठीक है, आगे सुरकोटदा उत्खनन करता जगवंत जोशी। कौन? जगवंत जोशी। कौन भाई? जगवंत जोशी। सुनो आगे, स्थान गुजरात में, सुरकोटदा जो जगह है, जो स्थल है वो कहाँ है? गुजरात में। साक्ष्य घोड़े की हड्डियां मिली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान रहे हो सुरकोटदा कहां पर है? गुजरात में, ये बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदी इसकी भोगवा नदी है। आगे लोथल पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल उत्खनन करता है एस आर राव, लोथल राव, लोथल के कौन? एस आर राव, एस आर राव। इनका स्थान सबका ध्यान रखना है, सबका स्थान नदी सबका। साक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, हाईलाइटेड करता हूं कौन कौन से। कहां है लोथल? अहमदाबाद। इसमें एक क्रीम पॉइंट पता है क्या है?
एक ये पूरा ही क्रीम ही है यार, ये पूरा ही स्टार है, पूरा ही ट्रिपल स्टार है, पूरा ही ट्रिपल स्टार है, पूरा ही सीरियसली क्वेश्चन बचना नहीं है। अगर मैं बताऊं ना, मैं ये कह रहा हूं ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये नहीं कह रहा हूं यही आएगा, आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। लोथल का अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, भाई का प्रॉमिस है ये, नहीं तो पेपर के बाद मिल लेंगे कहीं ना जा रहे। ठीक है, इतनी वीडियो रिकॉर्ड कर भी लेना आप। ठीक है, आगे सुनो। साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, यहीं से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह। वैसे गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह यही है गुजरात में। वैसे अभी वर्तमान की बात करें 13 बंदरगाह जो है। ठीक है, यहां पर घर के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे ये, और वैसे मोस्टली जो दरवाजे खुलते थे कहां? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, और यहां मेन सड़क की तरफ। ये है इसका क्लू। ठीक है, और एक तुम्हारा वो था, एक वो किला रहित जो था वो इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आगे अपना आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का आगे अपना आलमगीरपुर। उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा, उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। बताया था ना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, मोस्ट, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट। ठीक है, उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। नदी हिंडन, स्थान मेरठ यूपी, स्थान मेरठ यूपी। ठीक है, और सुनो इधर तुम्हारा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है तुम्हारा? हरियाणा में। खोज किसने करी? उत्खनन करता है इसके कौन है? जो खुदाई जो करवाई थी अमरिंदर नाथ ने, अमरिंदर। ठीक है, राखीगढ़ी जो स्थल है। आलमगीरपुर तो बता दिया तुम्हें, कई बार पढ़ दिया यार। राखीगढ़ी स्थान हिसार जिला, हिसार है, हिसार है, हिसार, हिसार जिला हरियाणा। ठीक है, और यही हिसार में पता है क्या है? हिसार पे क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, भैंस। ठीक है, और तुम्हारे करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान, डेयरी। ठीक है, डेयरी वाला है, और भैंस वाला हिसार, दोनों हरियाणा में ही है, दोनों हरियाणा में ही है, दोनों हरियाणा में ही है। बकरी का मखदूम, ये अनुसंधान केंद्र वीडियो लेके आऊंगा। बकरी का तुम्हारा कहां पर है? मथुरा में, मखदूम। ठीक है, मथुरा में। चलो जीएस तो सच बता रहा हूं, ऐसे याद करा दूंगा। आप कहोगे क्या है ये, अब तक जीएस से डर लगता था, अब तो जीएस हमारी मुट्ठी में। प्रॉमिस है भाई का, बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, क्योंकि मैं सारा कंटेंट फ्री देने वाला हूं यार। बहुत गरीब लोग हैं, सबका भला हो जाए, मैं ये चाहता हूं सीरियसली। ना पेड कर पाते लोग, 300 रुपए भी बहुत होते हैं भाई, 300 रुपए भी बहुत होते हैं। ठीक है, पूछो एक मजदूर से कैसे कमाता है 300 रुपए? पूरे दिन मेहनत करके, पूरे दिन 8-10 घंटे काम करता है, फावड़ा चलाना पड़ता है, लाइक बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलते हैं। पता है भाई जिंदगी में संघर्ष क्या होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इतने दिन में अगर पढ़ लेंगे ना 102 बार रीडिंग, तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आगे इधर देखो, नदी घग्गर, यह भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। बताया ना, राखीगढ़ी दूसरा। ठीक है, पहला बताया धौलावीरा। ठीक, आगे महत्वपूर्ण बिंदु, जहर पॉइंट है, जहर। और जहां मैं जहर लिख दूं, अरे नॉर्मल जहर नहीं है, जेड वाला है, जेड वाला, JAHAR नहीं है, JEHR है, JEHR, जहर, वो वाला जहर है ये। ठीक है, बहुत कीमती होने वाला महत्वपूर्ण बिंदु। देखो अब और भी है नीचे, अरे भाई बहुत बहुत चीजें हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहा जाता था, वेरी गुड, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। ऐसे चित्र बनाए जाते थे, भाव जहां इमोशंस झलकाए जा सके, ऐसे चित्र, ऐसे चित्र। ठीक है, बाएं से लिखी जाती थी, इंपोर्टेंट नहीं है। सेंधबासी विश्व में कपास, ये इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कपास, कपास को सिंडोन कहा जाता था, कपास के प्रथम उत्पादक थे। सोचो पहले कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा? सिंडोन, सिंडोन, सिंडोन। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि एवं पशुपालन भी करते थे, कृषि एवं पशुपालन, लेकिन इनका जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय जो था इनका क्या था? व्यापार। व्यापार पूछे इनका, व्यवसाय पूछे व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, बिजनेस क्या था इनका? तो व्यापार करते थे, व्यापार। कपास का बहुत सारे व्यापार है। ठीक है, पशुओं का भी करते होंगे, कृषि करते, कृषि का करते होंगे। ठीक है, आगे इस सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा, इस पे लिख लो भाई साहब, कतई कतई जहर है ये, सीरियसली, मम्मी कसम, मम्मी कसम, इंपोर्टेंट है वाला। तो लोहा, लोहा धातु से परिचित नहीं थे ये भाई, बहुत एग्जाम में देखा मैंने क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, कौन सी धातु इन्हें खोज नहीं पाई थी? कौन सी वाली? लोहा।
लोहा, ठीक है। ये वैदिक सभ्यता में आएगी, ये वैदिक सभ्यता में आएगी लोहा जो खोजा जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किसका, लाल रंग का, लाल रंग का यूज होता था, लाल रंग का यूज होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाल रंग का, ठीक है। हाईलाइटेड चीजें सीरियस लेनी है भाई, सीरियस लेनी है। नेक्स्ट हड़प्पा में ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में बहुत से जानवरों के मिले हैं चित्र। भाई वो तो सबको पता है, पेपर वो पूछता क्या नहीं मिला है, अपोजिट। ऐसे पेपर में नहीं, निम्न में से इसका पर्यायवाची नहीं है, अपन देखते हैं है, कर देते नहीं पर विशेष ध्यान रखना, वही चीजें मैं लिखता हूं, वही चीजें। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, लेकिन किसका नहीं मिला है, शेर। भाई साहब लॉयन का चित्र नहीं मिला था, लॉयन, लॉयन, लॉयन का चित्र नहीं मिला था, शेर का। उनकी मोहरों पर शेर का चित्र नहीं था, बाद बाकी सब थे। परिचित ही नहीं थे, मेन चीज थे, तो मेन चीज है, परिचित ही नहीं थे भाई लॉयन से। आगे लॉयन सफारी कहाँ है, याद रखना है, लॉयन सफारी कहाँ है, इटावा, इटावा लॉयन सफारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इटावा, ठीक है, इटावा। आगे चलते हैं भाई, आगे 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 क्या है, आगे ये, ठीक है। इसे हटा दो पहले, एक सेकेंड, ठीक है। देखो इधर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सैल खड़ी पदार्थ का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। सैल खड़ी पदार्थ, पदार्थ था उसका नाम क्या, सैल खड़ी, सैल खड़ी पदार्थ, ठीक है। इस सभ्यता के लोग, भाई क्रीम नोट मैंने कहा ना, नोट जहां लिख रहा है वो इंपोर्टेंट है। इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, किसकी, पशुपति शिव, पशुपति शिव, जिनका मंदिर कहां पर है, नेपाल में पड़ता है इनका, पशुपतिनाथ शिव जी है ना। उर्वरता की देवी कौन थी, मातृ देवी, धरती मां की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, भाई ये पॉइंट तो सीरियसली बताऊं ना, कतई जहर पॉइंट है ये, तीनों के तीनों। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन से हुआ था, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या, सूखा बाढ़, सूखा कौमा बाढ़, सूखा कौमा बाढ़, ठीक है जी, ओके। चलो आगे, ये अब समाप्त होगी, होगी वैदिक सभ्यता आने वाली है, जहां तक है, जहां तक है, बिल्कुल। देखो एक और चीज, डेट और पढ़ रही है, यहां देख लो, अपडेट नोट्स हैं, अप टू डेट नोट्स हैं, 25/7/2023, अगस्त, जुलाई, जो भी है काउंट कर लिया होगा, जुलाई, 25 जुलाई सोचो, 6 महीने पहले के नोट्स हैं ये, ठीक है। आगे एक आध तो दिमाग चला रहा होगा, पता क्या, एक आध दिमाग लगा दियो, राइटिंग तो इनका ना लग रहा, व्हाइट बोर्ड पे तो कुछ और रहता है इनका। भाई मेरे नहीं है, मैंने तो आज तक नोट्स ही ना बनाए, टिप्स पे चीजें रखते हैं, टिप्स पे रखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये नोट्स एक स्टूडेंट के हैं, क्लास से ले लिए हैं, किसी भी के ले लो सेम मिलने हैं नोट्स, तो एक स्टूडेंट के नोट्स लिए, उनकी पीडीएफ बनवाई, तब ये, ठीक है, तब ये, ठीक है। ये हट जा भाई, ये क्या है, ये क्या आ गया, हट 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 गया। आगे वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से, क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलने देना, चलने देना, आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा, चलने देना, आ गया, आ गया, आ गया, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको मैं लगा रहा हूं, चलने दो, थोड़ा वो बीच में नोटिफिकेशन आया किसी का, कोई लोड नहीं है, चलने दो, ठीक है। वहीं लेके आना है इस चीज को, ओके भाई, कोई नहीं, चलने देना, वीडियो चलने देना, वीडियो चलने देना, अभी वहीं लेके आते हैं, कोई नहीं, अभी आते हैं। ओहो, कोई नहीं यार, कोई नहीं होता है, कोई नहीं, कोई नहीं, चल भाई जल्दी पहुंच, आ गई। अब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ये थोड़ा सा और आगे भाई, वैदिक सभ्यता पर अपन आगे, वैदिक सभ्यता पर, ये रही वैदिक सभ्यता, ठीक है। थोड़ा सा और बड़े कर लें, फुल बड़ा है, फुल बड़ा है। देखो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये वो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरी सभ्यता जिसका विकास हुआ वो है वैदिक सभ्यता। वो थी शहरी या नगरीय, ये है ग्रामीण। वो थी मातृ सत्तात्मक, ये थी पितृ सत्तात्मक। वैदिक सभ्यता में जो निवास करते थे वो आर्य लोग थे। आर्य, आर्य का मतलब कुलीन, सर्वश्रेष्ठ। आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए थे,
ठीक है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग सबने अपना अलग अलग बताया, किसी ने बताया तिब्बत से आए हैं, अलग अलग बताया, ठीक है। और आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था, प्रिय पेय पदार्थ जो था वही समझ जाओ, है ना, सो पेय पदार्थ अमृत जो था, ठीक है। और प्रिय देवता इंद्र, ये सारी चीजें उनकी प्रिय थी। यहीं पर तुम्हारे इसको दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ये जो क्रीम चाहिए थी मैंने बता दी आपको, यही क्रीम है बस। आगे देखो, यूपी कांस्टेबल की नजर से वैदिक सभ्यता, लेकिन 5 साल और हो रहा है इसलिए सारी चीजें बता के चल रहा हूँ। डेप्थ का एक आध क्वेश्चन बन सकता है, हल्के मत लेना एग्जाम को, और कंपटीशन भी होता है इस बार, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी कतई, ठीक है। आगे वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता, देखो आर्य रहते थे इसलिए आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। किसके काल के नाम से जाना था? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब सही है, काफी बड़ा है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा। टाइम पीरियड आया है पेपर में, ये ध्यान रखना है, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इस काल की जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इस काल की जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। आगे इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। इस काल की जानकारी कहां से मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद, बाद बाकी तीनों उधर है। वैदिक काल में आर्य, आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, कुलीन बताया था ना अभी, कुलीन आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का मूल निवास स्थान देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। ये पेपर जो अंडरलाइन करता हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जी। ओके ब्रो, ठीक है, चलो ठीक। सारे सिपाही लोगों से निवेदन है कि अंडरलाइन का खासकर ध्यान दें, ठीक है। कांस्टेबल और कांस्टेबली, जो फीमेल कांस्टेबल होंगे उनसे बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, मैक्स मूलर ने बताया था मध्य एशिया से आए, मैक्स मूलर ने। दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव से। ये पेपर में कई बार आ गया है तो आप इसको याद रख सकते हो। अपडेट थोड़े हाई लेवल तक जाने के लिए इन दोनों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्य, ये नहीं याद रखना, आर्य के ग्रामीण सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गदर पॉइंट है, वाला गदर पॉइंट है ये। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, इनकी भाषा संस्कृत, इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इंपोर्टेंट है चारों के चारों, चारों के चारों इंपोर्टेंट है, चारों के चारों। वेद के नाम तो पता ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक। एक ये ऋग्वैदिक काल का, ये तीनों किस में आ जाते हैं तुम्हारे? ये तीनों के तीनों किस में आ जाते हैं? उत्तर वैदिक काल में। एक और बात सुनो, एक और बात सुनो यहाँ काम की। इन तीनों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? और एक नहीं आता जिसमें, ये पेपर वेद त्रयी, वेदेत्री, इन तीनों को मिला के, ठीक है। इन चारों को वेदत्रयी। अब देखो लिख रहे हैं इन चारों को वेदत्रयी, और ये तीन नहीं आए, तीन नहीं आया तो वेदत्रयी, एक संहिता होता है, संहिता होता है। आगे आ रहा है ये चीज, आगे मिलेगी आपको, आगे मिलेगी। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, सूक्त का मतलब छंद जो रहते हैं लाइक, और ये तुम्हारे मंत्र 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, जिसके रचयिता विश्वामित्र। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580, मतलब जोड़ के इतने मंत्र दोहराए गए, 118 मंत्र दोहराए गए, ठीक है। वैसे रियल में कितने? 10,462, ये ध्यान रखना है। 10वें मंडल, 10 मंडल थे। आगे यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम और उसमें देवता वगैरह से संबंधित है। ऋग्वेद जो है देव वगैरह से। ये यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ नियम विधि विधानों से संकलन है। इसमें कर्म कांड जो है, बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन है, बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, गान मतलब संगीत, ये जो है संगीत से, ठीक है, संगीत। इसका उपवेद की बात करो ना तो गंधर्व वेद है, गंधर्व विवाह संगीत, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे इसमें संगीत का स्रोत, इसमें संगीत का स्रोत मिलता है, संगीत का, इसमें संगीत का स्रोत मिलता है, ठीक है। आगे अथर्ववेद, यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा। इसमें कुल मंत्र ये नहीं याद करना, इसका संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना से है, जादू टोना से अथर्ववेद का। भाई ये सारी चीजें अंडरलाइन करता हूं, याद करते चलना है ना।
2 बार वीडियो देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आज खत्म कर देंगे पूरी की पूरी, ठीक है। कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए। अभी टाइम ही क्या हुआ होगा, अभी टाइम ही क्या हुआ होगा। आगे वेद, 4 वेद हैं, वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। वेदांग 6 के बारे में बताऊंगा अभी, वेदांग, ठीक है। उपनिषद 108, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, इनसे क्वेश्चन है। कठोपनिषद में यम एंड नचिकेता का संवाद मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था, भारत का आदर्श वाक्य जो है। पुराण कितने? 18 है। पुराण कितने? 18 है। सबसे प्राचीनतम और मतलब सच जो माना जाता है, सत्य वो है तुम्हारा मत्स्य पुराण। सब आ रहे हैं आगे। ये रहा जो कह रहा था वेद त्रयी वाला और संहिता वाला। देखो वेद त्रयी, एक वेद नहीं है इसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता, बताया था ना, बताया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यहां लिख लेना जहर पॉइंट, ये वाला। ये जो दोनों बातें हैं भाई कैसी हैं ये? जहर। और ये जहर आप जौन सा समझो, कोबरा का, किसी का, ठीक है, वो जहर पॉइंट है। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। संहिता में 4 वेदों का सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। सहत संहिता कौन है? महाभारत को कहते हैं, ठीक है। ये आगे आएंगी सारी चीजें। वेदांग, वेदांग देखो, वेदांग की बात कर रहा था ना मैं। वेदांग 6। शिक्षा, वेदों की जो नाक है, जो वो शिक्षा है। अंग है, अंग। नाक कौन है? शिक्षा। हाथ कौन है? कल्प। ये नाम ध्यान रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। ये 6 के 6 वेदांग है। अच्छा, वेदों की जो नाक, जो शिक्षा को नाक बोला जाता है, कल्प को हाथ बोला जाता है वेदों की, और मुख व्याकरण को बोला जाता है। अब याद कराने का क्लू तो सुन लो भाई, मैन याद कराने का क्लू है ना जीएस, ये पेपर में आता है। व्याकरण मुख से पढ़ी जाती, याद हो गया। कर, कर, कर का मतलब हाथ, पर्यायवाची हिंदी पढ़ा होगा, टेक्स्ट भी होता है। तो कर को हमको कैसे, कर का हाथ मतलब होता है, तो हाथ, कल्प, कर, कल्प, ऐसे याद कर लिया। शिक्षा, भाई साहब आजकल बहुत तमाम टीचर हैं, तमाम पढ़ने की जगह हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो बच्चा कंफ्यूज है, तो नाक से सूंघ सूंघ के पढ़ेगा कि किससे पढ़ना है। क्लू क्या? नाक से सूंघ सूंघ के। शिक्षा सही है, एजुकेशन, ठीक है। ये नहीं पता चलता कहां से पढ़े, ठीक है। आगे नेक्स्ट, याद हो गए, नाक से सूंघ सूंघ के शिक्षा ग्रहण करनी है। कल्प, कर, हाथ हो गया। व्याकरण मुख से पढ़ी जाएगी, और व्याकरण को जो जानता है, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला जो है वो होता है वैयाकरण। कौन होता है जी? वैयाकरण। छप गया ये पेपर में, 4 शिफ्ट में से 1 में आएगा, और ये भाई का वादा है, ठीक है। मम्मी कसम खाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, मेरी टैग लाइन है ये, मम्मी कसम, ठीक है। वैयाकरण ये पेपर में आना है। जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण, ठीक है। आगे निरुक्त कान, निरुक्त कान, निरा, निरा कान, निरुक्त कान, निरुक्त रुका हुआ कान, ऐसे ध्यान। कुछ भी क्लू बनाओ ना याद भाई, मेरा सीधा भंडार रहता, कुछ भी क्लू हो, शॉर्ट क्लू हो, याद करा दे बस। आगे छंद, छंद, छम छम छम, छंद पैर करेंगे, पायल बांध के लड़कियां जो रहती हैं लाइक, ठीक है, याद हो गए सारे के सारे। ज्योतिष, ज्योतिष मंत्र मुग्ध, आंखें बंद करके ज्योतिष का ज्ञान होता है, तुम्हें पता, नेत्र बंद करके, नेत्र बंद करके, याद हो गए। शिक्षा भाई सूंघ सूंघ के ग्रहण करनी है। व्याकरण मुख से बोली जाती है। कल्प, कर, हाथ हो गया। छंद पैर हो गए, और निरुक्त, निरे कान, निरे कान ऐसे मान लो, रुके हुए कान, निरे रुके हुए कान, निरुक्त कान हो गए, ठीक है। और कौन रहेगा? ज्योतिष, आंख बंद करके नेत्र, याद हो गया नहीं हो गया? सीरियसली जीएस बहुत आसान लगती है मुझे तो, सीरियसली। चलो ठीक है, आगे, आगे नेक्स्ट, उपनिषद क्या होता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत, उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, बताया ना, कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किससे? इंपोर्टेंट है ये मुंडकोपनिषद। ये किसका उपनिषद है? किसका उपनिषद है ये? अथर्ववेद का। किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। आगे यम और नचिकेता बताया था ना अभी, यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद, यजुर्वेद में उल्लेखित है। कठोपनिषद किसका निषद है? उपनिषद है यजुर्वेद का, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिनमें से 2 इंपोर्टेंट वो हमने यहां जिक्र कर लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होता है। आरण्यक किसे कहा जाता था? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमयी विषयों का वर्णन होता था। संख्या कितनी है आरण्यक की? संख्या पूछे तो 7, संख्या पूछे तो 7, संख्या पूछे 7। नेक्स्ट भाई सुनो, ब्राह्मण ग्रंथ, यह ब्राह्मण ग्रंथ पता है क्या होते थे? मतलब
वैदिक संस्कृत का यूज होता था वेदों में, सरल जो लौकिक संस्कृत है उसका प्रयोग होता था ब्राह्मण ग्रंथों में, जो कि आजकल के जो ब्राह्मण लोग हैं वो पढ़ पाए। नहीं, पहले की संस्कृत बहुत टफ थी, ठीक है। कुछ हैं ब्राह्मण टफ को भी पढ़ लेते हैं, उसे पढ़ना बहुत टिपिकल था। आजकल के ब्राह्मण हैं अपन लोगों के यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, भागवत वगैरह कहते हैं, वो लोग पढ़ सकें इसको, ठीक है, जो पुरोहित लोग हैं जितने भी, ठीक है, ओके। चलो, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा। और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। इसी में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, भाई आप तैयारी भी तो उसी के लिए कर रहे हो, अर्धांगिनी के लिए, ठीक है। चलो, इसी में ही स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया? अर्धांगिनी, ठीक। किसमें? सतपथ। तो इसे वैसे याद कर लेना यार, ये तो याद कर ही लेना, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ही अर्धांगिनी के लिए आएंगे शादी ब्याह करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अगन्या। छाप दो भाई इसको तो नोट्स में, जहां मैंने क्रीम क्रीम है तो आप लिख भी सकते हो, उन्हें अंडरलाइन करिए उन पॉइंट को, इसमें से भी निचोड़ के। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे में खत्म कर दोगे पूरा, हिस्ट्री खत्म होगी। एंशियंट टोटल हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 1 2 2 उठाता है, सबसे प्राचीन से इससे सब करा देंगे। आगे देखो, ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है, जो मारने योग्य नहीं है, इसका मतलब होता है जो मारने योग्य नहीं है गाय। और योगी जी तो तुम्हें पता है भाई, ठीक है, लाइक किसान भी गुस्सा है योगी जी से, तार कसी वगैरह करानी पड़ती है खेतों में, लेकिन ये गलत भी है। देखो यार, अपन लोग गाय का दूध पिया, अब दूध देना बंद हो गई, छोड़ दी, कर तो अपन लोग ही ना, या तो पालो ही मत उसे, पालो तो परमानेंटली रखो। अपन लोग छोड़ देते हैं भाई अपने खेत में, किस दूसरे में जाएगी, फिर कहते हैं योगी जी का कोई रोल नहीं, उन्होंने तो सही करा गौ हत्या बंद करा के, ठीक है। वेदों में तक दे रखी है भाई बात, वेदों में, इन्हें थोड़ी झुटला सकते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सभा और समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट। सवार समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सवार समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में। आगे पुराण, आगे आ जाओ पुराण पर। पुराण शाब्दिक अर्थ प्राचीन, पुराना या प्राचीन, ये भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। पुराण जो है भारतीय संस्कृति के क्या है? प्राण। यही में सारा कुछ दे रखा है। और ये कितने? इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी? 18। इनकी संख्या कितनी? 18। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मैंने बताया था ना, मत्स्य पुराण। आ गया, देख लो, आ गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण। एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बहुत, एक प्रत्यय बहुत। हिंदी की एक दिन वीडियो लेके आएंगे, तब देखना गदर मचाएंगे, ऐसे ही लेके आऊंगा एक दिन, ठीक है। 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 पुराण कौन कौन से हैं? वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? ये क्रीम पॉइंट था, ये जो है, ठीक है। जहां मैं कर दूं रेड लाइट तो समझ जाना वो इंपोर्टेंट है। आगे अब सुनो इधर, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश, शुंग वंश, इन दोनों की जानकारी किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में। और आंध्र सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, वो लिखा भी हुआ है। आगे वायु पुराण से किस वंश की? गुप्त वंश की। और गुप्त वंश की संस्थापक जो थे तुम्हारे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। आगे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, मौर्य वंश की जानकारी। ये सारा क्रीम बता रहा हूं, ये जो है पूरा इंपोर्टेंट है, ये जो है। आगे देखो, दिख तो रहा होगा ना, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, मुझे लगता है दिख रहा होगा। आगे चंद्रगुप्त मौर्य, देखो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके दरबार में एक महान आत्मा थी जिसने घनानंद को परास्त करवाया था। घनानंद ने इसकी बेइज्जती, इंसल्ट करके निकाल दिया था अपने दरबार। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इसके नाम है, तगड़े 3 नाम। चाणक्य नीति कहते ना, वही चाणक्य। प्रधानमंत्री और था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 1 पक्का लिख दो लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है 100% भाई। इससे ये जो बनाया है मैंने, खासकर यहां से जो प्रोग्राम स्टार्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, और या विष्णुगुप्त। और इसकी पुस्तक अर्थशास्त्र। इसकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था से न संबंधित होकर राजनीति संबंधित है। किससे रिलेटेड थी ये? राजनीति। ये पुस्तक किससे रिलेटेड थी? राजनीति से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था पता है? सिकंदर का थल सेनापति था। सिकंदर का थल सेनापति था। सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी पहला, जो कि पोरस के साथ युद्ध करा था, ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध 326 में। वही सेल्यूकस निकेटर,
जो सिकंदर का वो था थल सेनापति राजदूत, इसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो कि कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका, इसकी पुस्तक का इंडिका। और चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? राजनीति से, ठीक है। और ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ है? बेबीलोन इराक, बेबीलोन इराक। ये क्वेश्चन 1 मैंने कहा है ना, यहां से छपना है 100%, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे महाकाव्य। ये भाई साहब मैंने अपनी पूरी मेहनत आपको क्रीम लगा दी है यहाँ। पेड नोट्स कोई ना लगाता यूट्यूब पर, कोई भी नहीं लगाता सीरियसली। मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे पता है एजुकेशन क्या है यार। एजुकेशन को बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, ओके। एजुकेशन को तो यार जितने, देखो यार, कोई अगर कोई कहे मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, तो काय को तैयारी कर रहा है? पुलिस जैसी नौकरी 35,000 मिलते हैं बस, ठीक है। अगर सुनो, कंपटीशन की दुनिया में वही बच्चे आते हैं जिन्हें अपने घरों की मजबूरियां दूर करनी होती हैं, ठीक है। नहीं तो कभी तुमने देखा कोल्ड स्टोर में, कोल्ड स्टोर वाले का लड़का पढ़ रहा है, एजेंसी वाले का लड़का पढ़ रहा है? नहीं पढ़ते हैं ना, उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो अपना बिजनेस संभालेंगे ना। गरीब फैमिली से लोग होते हैं, अपनी फैमिली की समस्याएं दूर करने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए वो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लगता है समय कंपटीशन की दुनिया में, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है, भीड़ बहुत है, हर एक लोग सरकारी नौकरी चाहता है। अब भाई तुम्हारा प्राइवेट में जाना है, बीटेक वगैरह, उसमें जाओ, बीटेक करके भी सरकारी है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ भाई देखो, गरीब लोग जो होते हैं, गरीब लोग कोई नहीं, जहाँ मजबूरियाँ हैं घर पे, कोई समस्या होगी, ट्रेजेडी हो गई, किसी पर कर्ज ही हो गया, किसी पर कुछ और हो गया, बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती है लाइफ में, कोई बीमारी आ गई घर में किसी एक सदस्य को, तो हॉस्पिटल में रुपए चले गए, तो वो लोग यार मजबूर हैं, गरीब तो नहीं कह सकते, मजबूर हैं, ठीक है। तो भाई उनके लिए भाई खड़ा है हर एक तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया मैंने अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ईमेल आईडी भी है, सब कुछ डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल है, जहां से जैसे हेल्प कमेंट में डाल देना, जैसे हेल्प होगी भाई करेगा, आपका भाई हेल्प करेगा। वही व्हाट्सएप नंबर है अपना, वही सब कुछ नंबर है जो डाला है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पूरी हेल्प की जाएगी, बस आपका बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और ये नहीं आज के नहीं, परमानेंटली जब तक भाई जिएगा आपका आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए, आपके घर वालों का, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और आपका सपोर्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, बस सबका भला हो, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, सबका भला हो सीरियसली, ठीक है। इसीलिए नहीं तो यार क्लास नोट थोड़ी लेके आता है यहाँ पे, ओके भाई, ठीक है। और ये इसका ध्यान रखा करो, सपोर्ट का, जो भी चीज आपको अच्छी लगे या बुरी कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। यहाँ तो हम बेकार कमेंट भी ना हटाते, हमें तो सब अच्छा लगता है भाई। वो उसके संस्कार है जो बेकार कमेंट कर रहा है, उनका काम यही है, उनका काम यही है ना, आलोचक भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। भगवान राम को नहीं बख्शा था, भगवान श्री कृष्ण को नहीं बख्शा लोगों ने, तो हम तो चीज ही क्या, हम तो तुच्छ सरसों के बराबर भी ना है यार, उनकी कंपैरिजन में देखा जाए हम तो कुछ कंपैरिजन लायक ही लोग नहीं है यार। और ना बात ही छोड़ो, ठीक है, हमें बस अपना टारगेट पूरा करना है, सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन। वर्दी में आना है तो गोल चैनल पे आना है, ये टाइटल बना लो अपना, कमेंट में भी हर जगह फैला दो, डीपीपी लगा दो यार एक बार के लिए, सारे लोग प्लीज, मजा आ जाएगा सीरियसली। सब्सक्राइब अपने आप बढ़ते चलाएं, वीडियो भी फैलती चली जाएगी, ठीक है। चलो, हाँ, महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण एवं महाभारत के बारे में इनसे क्वेश्चन आता है भाई, इनसे क्वेश्चन आता है, इनसे क्वेश्चन आता है, इसलिए लेके आया हूं मैं। देखो अब रामायण के बारे में, रामायण का रामधन अयन, रामधन अयन रामधन अयन क्या हो गया? रामायण संधि, राम की यात्रा, सॉरी भाई सॉरी, कांड कितने? 7, कांड कितने? 7, कांड कितने? 7 उधर लिखे हुए हैं। रचयिता वाल्मीकि, रचयिता वाल्मीकि। रामचरित मानस के रचयिता हैं तुलसीदास। अगर कोई सोच रहा है तो रामचरित मानस के गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिसकी भाषा कौन सी है? अवधी, जिसकी भाषा कौन सी है? अवधी। आगे भाषा इसकी कौन थी? इसकी रामायण की संस्कृत। श्लोक कितने? 24,000। श्लोक कितने? 24,000, 24,000। युग त्रेता युग, किस युग में? त्रेता युग में। किस युग में रचना हुई इसकी? त्रेता युग में, ठीक है। आगे अब कांड 7, कांड बाल कांड, सबसे बड़ा कांड, बाल लीला है इसलिए सबसे बड़ा कांड, बाल कांड सबसे बड़ा कांड। अयोध्या कांड, इसको रामचरित मतलब रामायण का, इसको रामायण का हृदय कहा गया है, इसको रामायण का हृदय कहा गया है, इसको हर्ट है ये, हर्ट। अयोध्या कांड को रामायण का क्या कहा गया है? हृदय, हृदय, हृदय कहा गया इसको, हृदय, हृदय कहा गया, हृदय, हृदय कहा गया, हृदय, ठीक है, हृदय कहा गया। आगे सुनो, अरण्य कांड अगला, सुंदर कांड, ये तो अपने आप में अल्टीमेट चीज है यार, क्योंकि इसमें पूरी अपने बजरंगी जो बली है, बजरंग बली हनुमान जी, उनका पूरा जिक्र है। किष्किंधा जो बनवाला है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा। लंका कांड, रावण, रावण भाई, रावण जितना विद्वान कोई नहीं था, और भोले बाबा शंभुनाथ सबसे बड़ा भक्त,
सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित था वो, टक्कर नहीं है किसी पे। और अपने भारत में कई जगह मंदिर है रावण का, पूजा भी की जाती है, ऐसी बात नहीं है। आगे उत्तरकांड, उत्तरकांड कितने कांड? 7। ये अयोध्या कांड को इसका रामायण का हृदय कहते हैं। सबसे बड़ा कांड बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। महाभारत रचना वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने करी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने करी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना लिखा किसने? गणेश जी ने। किसने लिखा भाई साहब? गणेश जी ने। सबसे बड़े टाइपराइटर हुआ करते थे गणेश जी, उन्होंने लिखा भाई, उन्होंने लिखा। पहले लिख दिया था, होने से पहले लिख दिया था। ये रहा लो, ये लिख गया, यही होना है, यही होना है। ठीक है नेक्स्ट। भाषा संस्कृति, भाषा संस्कृति। एक बात सोचो, पहले की भाषा संस्कृत थी तो पता कैसे बात होती होंगी? रामम इधर मतलब संस्कृत में वो क्या है? हनुमानम आम गच्छामि। संस्कृत में ऐसे बात होती होंगी। लक्ष्मणम रावणम, ऐसी बातें होती होंगी पहले संस्कृत में। तो श्लोक, आजकल के नाम है छोटे छोटे। तो लड़कियों के मैंने कैसे नाम देखे? आईसी, तो कोई नाम है आईसी, ऐसे नाम देखे आईसी। आईसी जो सिलिकॉन की बनी होती है, आईसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में पड़ती है, ऐसे नाम है। ठीक है, पहले भी नाम होते थे, बर्फी देवी, पहले नाम ऐसे हुआ करते थे। चलो आगे नेक्स्ट देखो, श्लोक 1,00,000 श्लोक। इस आ गया जो मैंने नाम लिया था, सत सहस्त्र संहिता। संहिता चारों वेदों को कहते थे, यहां सत सहस्त्र क्यों? 1,00,000 का मतलब है सत सहस्त्र 1,00,000। 1,00,000 स्कूल, 1,00,000 श्लोक, सॉरी 1,00,000 श्लोक। और उसमें रामायण में कितने थे? 24,000 श्लोक। ठीक, और ये वो त्रेता युग में थी, ये किसमें? द्वापर युग में। वास्तविक क्या मूल नाम? जय संहिता है इसका, पेपर में आ गया है जय संहिता। युद्ध 18 दिन तक चला था। अपने बिहारी जी चाहते ना चुटकियों में खत्म करा देते, और उनको ये करना था या दिखाना था कि ऐसा भी है, ऐसा भी होता है और ऐसा होगा, आगे के लोग सीखें। कौन सीखता है? गीता मेन उद्देश्य था गीता दिखाना उन्हें, भगवत गीता। एक दिन पढ़ा करो एक पेज उसका भगवत गीता का, ठीक है, मजा आ जाएगा। सीरियस, हर बात का सॉल्यूशन है, हर बात का सॉल्यूशन है उसमें। ठीक है, 18 दिन कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? HR हरियाणा और दिल्ली में पड़ता है, हरियाणा और दिल्ली में पड़ता है, हरियाणा और दिल्ली में पड़ता है कुरुक्षेत्र। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आगे, वेद और उपवेद आगे ना ये पेपर में आ रखे हैं। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, उपवेद सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। याद कराएं, याद कराएं, हर बात का गिलू है, याद कराएं। देखो ऋग्वेद आयुर्वेद, अच्छा ऋषि वगैरह पहले मेडिकल पे तो जाते नहीं, आयुर्वेद यूज करते थे, खत्म हो गया। ऋग्वेद ऋषि वगैरह, ऋग्वेद समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट। यजुर्वेद, यजुर यज्ञ वगैरह, यज्ञ वगैरह की बातें की जानकारी है ना यजुर्वेद में। तो यज्ञ कैसे होगा? धन से होगा, नहीं होगा? धन चाहिए भाई यज्ञ कराने के लिए, बहुत सामान चाहिए लायक पूजा का। ठीक है, महंगाई का जमाना है। ठीक, धनुर्वेद। साम संगीत, संगीत कहाँ? शादियों में, शादी होती है गंधर्व, गंधर्व। पुरोहित जी और पंडित लोगों से पूछना, गंधर्व कहते हैं, गंधर्व विवाह जो रहता है। सामवेद संगीत, संगीत गंधर्व वेद। ठीक नेक्स्ट। अथर्ववेद, अब देखो अथर्व अर्थ पृथ्वी वाली साउंड आ रही है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या पत्थर है? शिल्प, शिल्प, ये रहा शिल्प वेद, खत्म खत्म। ऋषि आयुर्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद यज्ञ वगैरह धन से होते हैं धनुर्वेद। साम संगीत हो गया, संगीत मतलब गंधर्व वेद। अथर्व अर्थ, अर्थ पे क्या है? पृथ्वी पे। शिल्प मतलब पत्थर है, खत्म। यार कोई लोड नहीं लेनी सीरियसली, ओके ठीक, सारा कुछ हो जाएगा, लोड किसी बात की नहीं लेनी भाई है आपका साथ। टेक्निक में बताऊंगा, फॉलो आपको करनी है बस। क्योंकि देखो कोई भी टीचर है अपना 25% देता है। अगर कोई टीचर कह रहा है मैं 100% दे रहा हूँ, 25%। 100% कब होता है? जब एक स्टूडेंट करता है उसमें 75% अपना ऐड, तब होता है 100%। तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट को। टीचर तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा ही देता है जब तक आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, आगे आगे सुनो। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वेद में नदियों के नाम अलग अलग थे, वो देखते हैं। वितिस्ता झेलम को मोस्ट इंपोर्टेंट है। वितिस्ता किसको कहते हैं? झेलम। अस्किनी किसको कहा जाता? चिनाब को। परसुड़ी रावी, विपासा ब्यास, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, यहां तक। और अभी सदानीरा कौन है? अपनी कावेरी नीचे जो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, कावेरी जो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, वो है सदानीरा। वहीं धान का कटोरा भी कहते हैं उसको, क्योंकि देखो जाता हुआ मानसून लौटता हुआ मानसून दोनों की वर्षा मिल जाती है उसे,
तमिलनाडु वाले रीजन में सर्वाधिक वर्षा होती है इसीलिए। ठीक है, ये ज्योग्राफी ऐसी करा दूंगा साए एकदम साए। ठीक है, इधर देखो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? अगर बात करूं मैं तो सिंधु की, सब सिंधु की नदियां हैं ये। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन भी इसका है सिंधु का। पवित्र नदी सरस्वती, 3 बार उल्लेख जो है यमुना नदी का, 1 बार गंगा नदी का ऋग्वेद में। आगे सुनो, नेक्स्ट, ये याद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वैदिक कालीन अन्य नाम देखो, वैदिक कालीन वृक वैल को, यम जौ, गोधूम, ये गलत है, ये गोधूम है यहाँ पर, ये गलत है, गोधूम। ठीक है, गोधूम गेहूं, गोधूम गेहूं, हिरण्य सुवर्ण सोना, व्रीहि चावल, तंदुल ये हो गया, धेती धान हो गया। ठीक है, व्रीहि। ठीक है, आगे अगन्या गाय होगी, देती किसको? दूध देने वाली, अर्थात पुत्री को बोला गया, पुत्री को बोला गया। ठीक है जी, ओके, चलो आगे, ये इंपोर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, और सोम जो थे वनस्पति के देवता थे, नेक्स्ट आ जाओ आगे। यार ये बीच में आ जाता, फिर से बोर्ड बंद कराएगा एक बार, ये बीच में जो आता है ना, बंद करा देता बोर्ड को, ये नोटिफिकेशन। थैंक गॉड बंद नहीं कराया, थैंक यू सो मच, बंद नहीं कराया इसने। चलो, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का, सिंधु जिसे इंडस कहते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, पवित्र नदी सरस्वती बताया ना, सर्वाधिक बार उल्लेख पूछे तो तुम्हारा सिंधु नदी, पवित्र नदी सरस्वती, अपनी मां सरस्वती। ठीक है, और एक गजब का फैक्ट बताऊं, मेरी तो मां का भी नाम यही है, शारदा सरस्वती, मेरी मां का भी नाम यही है, शारदा सरस्वती। ठीक है, गजब का फैक्ट है मेरे साथ। आगे, पवित्र नदी सरस्वती, ऐसी बात नहीं, और भी लोगों की मां का नाम है, सबकी मां ही है वो तो, सरस्वती सबकी मां है यार, सबकी मां है। 3 बार उल्लेख यमुना, 3 बार उल्लेख यमुना का, 1 बार गंगा का। ठीक है, गंगा अपनी पवित्र नदी। ठीक है, ओके, यमुना भी पवित्र है, पवित्र सारी नदियां हैं। ठीक है, और गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम जो है, संगम कहां है भाई? इन तीनों का संगम, कहां पर है? इन तीनों के संगम की बात करें तो प्रयागराज। इन तीनों का संगम कहां है? प्रयागराज में। क्या हुआ, आके नहीं रहा? अच्छा, लेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखो, ऋग्वेदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ऋग्वेदिक काल में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। यार वो दिक्कत कर रहा है, बीच में पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, सॉरी भाई, उसके लिए सॉरी है ना, लेकिन दोबारा से कर रहे हैं, क्या करें। ठीक है, क्लोज ऐप दोबारा खोल देता हूँ, ना, वेट नहीं, दोबारा खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा खोल देते हैं। ठीक है, दोबारा खोल देते हैं। ओके, दोबारा, ठीक है, दोबारा खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खोल देते हैं। अब यार उसको पेन को यूज ही ना कर रहा, नॉर्मल पीडीएफ से पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे करके कर दिया करूंगा, ठीक है, ऐसे करके कर दिया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चलते हैं, कहां पर आ गए अपन, और नीचे। ठीक है, उस पेन का यूज ही ना कर रहा, वो दिक्कत करती है यार बहुत। ये आ गए अपन यहाँ पर, ठीक है, ये आ गए अपन यहाँ पर। ठीक है, आगे अब देखो स्मूथली भी चलेगा, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, पेन का यूज ना कर रहा, उसमें रेड पेन फिर, और वो यार ना क्या करता है, फिर दिक्कत करने लग जाता है, ऋग्वैदिक काल के देवता, पहला देवता इंद्र, पहले देवता कौन? इंद्र। ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं, अग्नि के देवता, आग के देवता, वरुण वायु के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रुद्र क्रोध के देवता। ऋग्वैदिक जहां होगी चीजें बता दूंगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आगे सारे, ये वाला यहाँ स्टार लगा लेना आप, यहाँ स्टार लगा लेना आप, यहाँ स्टार लगा लेना आप, यहाँ स्टार लगा लेना। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण बिंदु। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। आगे, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा पीछे नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता में खोज नहीं पाए, न शेर को जानते थे वो। ठीक है, लोहा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी सरस्वती, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का। गाय को अगन्या बोला गया। अब बढ़िया है यार, स्मूथली भी चल रहा है। ठीक है, अब सही है, एकदम सेट है मामला, अब बढ़िया है। महत्वपूर्ण बिंदु
इस काल में इंद्र की बजाय प्रजापति प्रिय देवता बन गए। ठीक है, किसमें? उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक में कौन बन गए? प्रिय देवता प्रजापति। ठीक है, और प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में क्या कही गई हैं? सभा और समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था वो। ठीक है, ओके चलो। इस काल में बर्ड, बर्ड का मतलब जाति व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निराद होने लग गए। इस काल में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। लोहे के लिए किसका? लोह अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे अतरंजी खेड़ा, स्टार लगा हुआ ऑलरेडी, थैंक गॉड। अब पहनना चलानी तो वैसे स्टार लगा मिला है, बढ़िया रहा ये। ठीक है, स्टार अतरंजी खेड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो, छाप लो इसको कॉपी में। अतरंजी खेड़ा एटा जिला में पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए। काली नदी, काली नदी के लोहे से, लोहे के उपकरण, सबसे पहले लोहा, ये ना यहाँ पर अतरंजी खेड़ा, काली नदी। ठीक है, कृषि से, कृषि के उपकरण यहीं पर मिले थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आ गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों। ठीक है, महाजनपद भी इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारा प्राचीन हिस्ट्री का इंपोर्टेंट पार्ट था ये। बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। जन्म 563, मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, जन्म हुआ था कहां पर? लुम्बिनी में, मृत्यु हुई कुशीनगर में, खुश होकर प्राण त्याग दिए, और मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, ये चीजें पेपर में आती हैं ये। ठीक है, गृह त्याग क्या प्रतीक क्या है? घोड़ा, और जन्म का क्या? कमल एवं सांड, ये सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें आती हैं पेपर में। यहां देख लेते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। स्थान लुम्बिनी, याद कराने का, लुम्बिनी। जब बच्चा जन्म लेता है तो नर्स लेके आती है, ऐसे करके बच्चे को लंबा लंबा लिटा देती है, तो ऐसे ही लंबे लंबे लुम्बिनी। याद हो गया? गौतम बुद्ध लुम्बिनी। बेस्ट क्लू देंगे यार, बेस्ट क्लू, याद ही तो करना है यार, याद ही तो करना है। ठीक है, और हाँ, अल्टीमेट आदमी, ज्ञान का भंडार था यहाँ, ज्ञान का भंडार। आगे देखो गौतम बुद्ध जी के बारे में, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन होगी। सोचो, तुम्हें कहे तो माँ बाप नहीं है भाई, कोई टेंशन हो, भगवान ने तुम्हें उतना हिम्मत दी है ना, शायद इसलिए वो चले गए, सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी। अब देखना इनके साथ क्या हुआ है, 7वें दिन ही चली गई, 10 टन भी ना हो पाया इनका। हद है भाई, टेंशन मत लिया करो, हमारी माँ नहीं है, कि पिता नहीं है, भाई नहीं है, तुम तो हो, हाथ पैर सही है तो तुम हो। अगर जिंदगी में हाथ पैर हैं तो भाई कोई गरीब नहीं है, मैं ये मानता हूँ, हाथ पैर हैं तो। ठीक है, आगे रिहाई में पढ़े हो, अब सोच रहे हैं पेपर कैसे निकलेगा, पेपर कैसे? भाई ऐसे ना निकलेगा पेपर, पढ़ना पड़ेगा, बुक से लेके बैठो, तोड़ दो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक एनालिसिस करो उसका पूरा। ठीक है, ऐसे नहीं है मोबाइल पर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, उनसे कुछ ना होता। ठीक है, संधि माहेश्वरी को पूछना कितनी टेंशन में रहता होगा वो आदमी, हद है यार। ठीक है, चलो महामाया ये बता दिया, पालक माता इनकी प्रजापति गौतमी जो कि मौसी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी यशोधरा। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में होगी। सोचो तुम 16 वर्ष में क्या कर रहे होते, शायद 9th या 10th में होते हो। ठीक है, और वहां शादी हो गई। भाई इनका गजब का सीन था, पता है, ये अपनी पत्नी से बहुत लेवल का प्यार करते थे, अल्टीमेट लेवल का, प्रो अल्ट्रा लीजेंड लेवल का। पता है इनकी सोच क्या थी? इनके पिताजी, बचपन की बात है, मतलब ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारा बेटा आगे चल के या तो बहुत अच्छा आदमी बनेगा या संन्यास धारण कर लेगा। तो ये घर पे ही रहते थे, घर पे ही। उनके मतलब इतना कर दिया था इनके पिता ने, सेटअप बहुत तगड़ा, हर एक इच्छा पूरी हो इसकी, हर एक चीज, हर एक इच्छा पूरी हो, ऐसा सेटअप बना दिया था। लेकिन एक दिन ये अपने किसी मतलब दरबार के किसी को ले गए होंगे, मंत्री को, कोई भी आदमी, चल भाई मुझे शहर घुमा, तो वो चले गए। पिताजी को पता नहीं था, शहर घुमाने गए तो उन्हें यहाँ पर एक अर्थी जाते हुए दिखी। उन्होंने कहा ये क्या होता था? उसने बताया कि आदमी ऐसा होता है। पहले बुजुर्ग आदमी दिखा था, बुजुर्ग आदमी कहा सॉरी, तो उससे देखे ये क्या है, ये अवस्था कैसी है? उन्होंने कहा था आप भी एक दिन ऐसे हो जाओगे। तो उन्होंने कहा मेरी ये जो है मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी एक दिन, कि बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, आगे एक अर्थी मिली कि ये क्या है, तो उन्हें आदमी जा रहा है मरा हुआ, मृत्यु हो जाती है। तो उनका वो कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ये भी ऐसी हो जाएगी यशोधरा के बारे में, भाई पत्नी से प्यार कर तो उसके बारे में ये भी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा यार जब सब कुछ ही एक दिन खत्म होना है तो क्यों ना अभी खत्म कर दूं मैं। सब कुछ त्याग दिया था, गृह त्याग मात्र 29 साल की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 16 साल में इनकी शादी होती है, और कितने साल बाद, 13 साल बाद छोड़ के चले गए थे घर को, 13 साल बाद, 29 साल की अवस्था में। और तुम कहाँ पेपर दे रहे हो? 29 साल में उन्होंने शादी करके गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। भाई जिसने घर छोड़ा है ना उसने लंका ही लगाई है, जिसने घर छोड़ा है, सीरियसली जिसने भी घर छोड़ा है, जिसने भी घर छोड़ा है उसने लंका ही लगाई है। भगवान राम
भगवान राम जब ही हुए थे, नहीं तो वैसे राजकुमार थे वो। घर छोड़ा था, गृह त्याग, 14 वर्ष का वनवास। घर छोड़ना पड़ता है भाई, सारी चीजें, फोन कॉल SMS सब कुछ बंद करना पड़ता है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, छोड़ना पड़ता है सीरियसली। ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दो तुम सारी चीजें, फोन वगैरह, मजे आ जाएंगे। ठीक है, लाइक नोटिफिकेशन वगैरह फालतू के, फ्रेंड्स सर्कल से थोड़ी दूर हो जाओ थोड़े दिन के लिए, पढ़ाई पे फोकस करो ओनली। ठीक है, आगे पालक माता प्रजापति गौतमी मौसी, बचपन का नाम सिद्धार्थ ये हो गया। आगे पुत्र राहुल, पुत्र राहुल मोस्ट इंपोर्टेंट राहुल। और गृह त्याग को देखो ये लिखा हुआ है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था इनने। और जो तुम्हारे वो थे महावीर स्वामी, उनने जो गृह त्याग करा था 30 साल में, इन्हें 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें 12 साल के बाद, 42 साल की में इन्हें 2906 35 साल की में ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे याद रिलेट करके याद करा करो, जैसे 29 वहां 30, यहाँ 6 तो वहां डबल 12 साल बाद, ऐसे करके। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। प्रथम गुरु अलार कलाम, इनके गुरु प्रथम अलार कलाम। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। कहा इनके साथ एक गजब फैक्ट और है, जन्म वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, मृत्यु वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए जो वैशाख में पूर्णिमा होती है उसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा उसको कहा जाता है। लाइक उसी दिन की बात है, पता नहीं मुझे, उसी दिन होता है खीर बैठ के खाते हो छत पे तुम, उसमें बैठ के खाई जाती है जो खुले में, ऐसा माना जाता है। कंफर्म जानकारी नहीं है, एनालिसिस इतना नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं, बता रहा हूं ऐसा है शायद। ठीक है, आगे ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, नदी कौन सी? निरंजना, पीपल का वृक्ष। बोधि वृक्ष क्यों कहलाया वो? क्योंकि ज्ञान जो होता है बोध होता है ना, बोध की प्राप्ति हुई इन्हें। और देखो एक और फैक्ट, ये जो जगह है, ये जो जगह है ये बोधगया कहलाई, ये जो जगह है बोधगया कहलाई। और ये बोधगया जगह कहाँ है? बिहार में। बोधगया जगह कहाँ है? बिहार में। बोध की प्राप्ति बोधगया, पेड़ बोध, नदी याद करनी है निरंजना, खत्म हो गया। ये रहा गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। आगे गृह त्याग तो करना पड़ता है गुरु, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है मालिक। आगे देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध, बुद्धि तेज हो गई, बुद्ध कहलाए। नाम से जाने और वह स्थान बोध गया, मैंने बताया था ना, बोध गया, बोध, बिहार, बिहार BH का मतलब है बिहार। आगे नेक्स्ट प्रथम उपदेश सारनाथ। अब देखो याद कराऊंगा हर एक जगह, जन्म लुम्बिनी लंबे लंबे लिटा दिए। ठीक है, प्राण का त्याग, प्राण त्याग ने बताया, कुछ प्राण त्याग दिए, सब याद कराता चल रहा हूं। और सुनो इधर, अब क्या आ गया? जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, बोध ज्ञान आया, बोध गया। अब प्रथम उपदेश ये बताओ, जो ज्ञान है बोध आया है ना, उसका जो सार निकलेगा, पहली बार कहीं लेक्चर देंगे तभी तो सार आएगा। जैसे मैंने पढ़ा है, अब पहली बार आ रहा हूं तो ये सार ही तो है, इसीलिए जहां पहली बार उपदेश दिया जो सार आया इनके ज्ञान का, वही सारनाथ कहलाया। क्या कहलाया? सारनाथ। देखो प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी में ये जगह। धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये बताओ, ये जो उपदेश देंगे अपने धर्म का देंगे, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी धर्म को फॉलो करना चाहिए, इनको अल्टीमेट ज्ञान था इनका। अब देखो प्रथम उपदेश इनका सारनाथ, वाराणसी के निकट। धर्म चक्र परिवर्तन, यार ये बताओ, अपने धर्म का ज्ञान देंगे तो धर्म चक्र और परिवर्तन, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? वही चीज धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया प्रथम उपदेश। नेक्स्ट सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक मान लो 100 उपदेश, 100 से बन गया श्रावस्ती, खत्म कहानी। ठीक है, 100 से बन गया श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। देखो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी भी है, महाजनपद है कौशल। उपदेशों की भाषा पाली। देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, तवाइयापी, मानक हिंदी। ठीक है, और ये मानक हिंदी जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तुम बता दो। ठीक है, बताओ किसने दिया है? मानक हिंदी जो नाम दिया है, खड़ी बोली। आगे देखते हैं वो, चलो हिंदी बताएंगे सारी चीजें। पाली और जैन धर्म की हो जाएगी प्राकृत। ठीक है, प्रथम शिष्य आनंद, प्रथम शिष्य प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, मौसी। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे, संसार दुखों से भरा। बात सही है, कितना भी पैसा कमा लेना, कोई सी नौकरी, फिर भी दुख रहना है जिंदगी में, दुख कभी खत्म नहीं होते, और ये होना भी चाहिए, तभी जिंदगी जियोगे। ठीक है, आगे हर दुख का कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल, मैं कहता हूं इच्छाएं कारण, इच्छाएं मार लो। आज चला रहा है कोई भी बढ़िया सा फोन, कल और बढ़िया सा फोन, आज मोटरसाइकिल गाड़ी चाहेगा, आज छोटे मकान, कल बड़ा मकान चाहेगा, फ्लैट चाहेगा, फिर चाहेगा फॉरेन कंट्री में ले लो। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती हैं, और इच्छाओं पर कंट्रोल रखा करो। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। देख लो, बताया ना, इच्छा। बहुत अल्टीमेट ज्ञान दिया था इनने, ऐसी वैसी चीज नहीं थी ये, टुच्ची मुच्ची चीज। ठीक है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, इच्छाएं खत्म की जा सकती हैं। आगे सुनो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न पेपर में आए, बुद्ध, धम्म और संघ,
त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों इसी से संबंध है। त्रिपिटक इसका साहित्य ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, आएगा आगे। बुद्ध संघ, और ये ध्यान रखना है, अब हाईलाइट नहीं कर पा रहा, स्टार लग रहा है, भगवान ने भी सुन ली, देख लो स्टार लगा दिया, मैं लगा ना पा रहा तो ठीक है। आगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म बताया ना, कमल और सांड, ये रहा कमल, कमल की तरह एकदम, सांड की तरह तेज। आगे देखो गृह त्याग, कैसे के घर से भाग के घोड़े की तरह, गृह त्याग याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। गृह त्याग को क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण, चीजों का विनिष्क्रमण कर देना। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष कहलाया। निर्वाण इनके पद चिन्ह, निर्वाण का मतलब ज्ञान, इनके पद चिन्हों पे चलो। और मृत्यु स्तूप बनाएंगे, स्तूप बनाएंगे इनके, स्तूप स्तूप, ठीक है स्तूप। आगे मृत्यु के बारे में 483, वहां 563 जन्म था, 483 में मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण कहा गया मृत्यु को, बताया था ना। स्थान कुशीनगर, मैंने बोला था ना, कुशी प्राण त्याग दिए। आगे आयु 80 वर्ष की आयु में। निधन के पश्चात गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप रायसीन जिला अशोक ने बनवाया था। इसको छाप लेना, क्रीम पॉइंट है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कुछ नहीं आना है। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया, दे रखा है भाई, क्रीम है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ क्लास में, जहां जो बात आए वहां खत्म कर देता हूँ। सांची का स्तूप आ गया, इतना छोड़ देता, और मैंने खत्म ही कर दिया। सांची का स्तूप निर्माण अशोक, स्थान रायसेन जिला एमपी। नदी बेतवा नदी, सबसे बड़ा स्तूप है, 200 के नोट पर छपा हुआ है, खत्म हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाहर जाएगा, ऐसे पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन, और वो तुम्हें ऑनलाइन मिलेगा, कुछ दिन बाद रुक जाओ। आज तो मैंने क्यों, समय कम है इसलिए नोट्स ही लगा दिए मैंने, ठीक है भाई। समय से तेज चलो तो आगे हो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, दुनिया पीछे कर देगी, ठीक है ओके। आगे अब ये देखो, अब 2000 का नोट बंद हो गया है, मई में अनाउंसमेंट हुआ, सितंबर में बंद हो गया, तो ये चौथी वो होगी, तीसरी स्वतंत्र भारत की नोटबंदी जो है, विमुद्रीकरण जो रहता है, तीसरा। और एक 1946 में हो गया था, किससे पहले, आजादी से पहले, तो वो भी टोटल पूछो तो 4 बार हो गया है अब तक। एक 2016 में हुआ था, आए थे ना मोदी जी, भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद किए जाते हैं। आया था ना ये वीडियो, याद है, नोटबंदी। फिर अपन लोगों की मम्मी वगैरह के नोट निकले थे, किसी के अखबार के नीचे, किसी के नीचे कापियों में अपने सबके छपे हुए नोट निकले थे ना, वही दिन याद है ना, 8 नवंबर 2016 एक नोटबंदी वो थी। ये हल्की सी करिए 2000 के नोट की, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इतना था नोट का, इतना टाइम पीरियड था बस। मंगलयान पर छपा हुआ था, मार्स मिशन के लिए, मंगलयान पर, ठीक है। 500 लाल किला, ये कब का चला आ रहा है तुम्हें पता है, बहुत पुराना चला आ रहा है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली। 200 सांची का स्तूप, वैसे याद हो गया सांची।